नमस्कार प्यारे साथियों, आज से हम पटवारी के एग्जाम के लिए एक नई सीरीज शुरू करने जा रहे हैं जिसमें हम जीएस से संबंधित उन महत्वपूर्ण प्रश्नों की सीरीज को देखेंगे। उन महत्वपूर्ण प्रश्नों को देखेंगे जहां से पटवारी में प्रश्न बनने की प्रबल संभावना रहेगी। प्यारे साथियों, आपको एक बात ध्यान रखना है कि ये जो प्रश्न है ना, बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न है जिन्हें बहुत ही महत्वपूर्ण तरीके से मैंने यहाँ पर खोजा है और बहुत कह सकते हैं कि एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत ही ज्यादा महत्वपूर्ण है। और यहाँ पर ये 3 प्रश्न नहीं है, इन 3 प्रश्नों में हम 30 प्रश्नों को देखेंगे जो कि एग्जाम के दृष्टिकोण से महत्वपूर्ण है। आपने जो भी एग्जाम दिया है या तो कहीं ना कहीं आपने ऐसे प्रश्न देखे होंगे या आने वाले एग्जाम में देखेंगे, और पटवारी में तो निश्चिंत हो जाइए, लगभग जितने प्रश्न बनने हैं 1 या 2 प्रश्न इस सीरीज में से नहीं मिलेंगे, वरना पूरे प्रश्न इस ये जो एमसीक्यू वाली सीरीज है यहाँ से देखने को मिलेंगे। क्या पर्पस है एमपीजीके के प्रश्न सोल्व करवाने के पीछे? पटवारी के एग्जाम में जो जीएस आता है ना, जीएस में आपके 25 प्रश्न आने हैं, और मैंने जितना यहाँ पर एनालिसिस किया है पुराने पेपरों का और यहाँ तक कि व्यापम के जो अन्य एग्जाम है उन एग्जाम के जो पेपर है उनका जब एनालिसिस किया तो मैंने अनुमान लगाया कि लगभग 60+ जो प्रश्न है वो एमपीजीके से पूछे जाते हैं जीएस वाले पार्ट में। अगर आपको यकीन नहीं है तो ग्रुप 2 सब ग्रुप 4 यानी पटवारी का पेपर निकाल कर देखिए, वहां पर 25 में से अधिकांश पेपर ऐसे मिलेंगे आपको जहां पर 15+ प्रश्न केवल एमपीजीके से देखने को मिलेंगे। और 15+ प्रश्न क्या होते हैं ये बताने की जरूरत नहीं है। विद्यार्थियों के जीएस में 8 प्रश्न या 8 अंक ही आएंगे और हम तो यहाँ पर 15 प्रश्न एक सब्जेक्ट से लेकर चल रहे हैं, तो इसका मतलब हमारी जो रणनीति है बड़ी ही कारगर रहेगी। बस आपको ये प्रश्न देखते चलना है और समझते चलना है कि मैं क्या कह रहा हूँ, कैसे समझा रहा हूँ, कैसे हमें प्रश्न सोल्व करना होता है, क्या क्या चीजें महत्वपूर्ण होती है, उन बातों को हमें समझना है। अभी तक ऐसे विद्यार्थी अगर हैं जिन्हें पढ़ाई में मन नहीं लगता तो अभी वीडियो छोड़ सकते हैं, ना देखें, बाद में देख लीजिए। और बाद में भी मन नहीं लगता है तो फिर पटवारी जब दूसरे बन जाए तो उनसे मोटिवेशन लेकर 10-15 साल के अंतर्गत आप देख सकते हैं। अभी वही देखें जिन्हें पढ़ने में ज्यादा ही इच्छा हो रही है, जिन्हें पटवारी बनना, जिनका केवल लक्ष्य है, जिन्हें पटवारी बनना ही है। पहला प्रश्न है, मध्य प्रदेश पर राजस्थान के मध्य कौन सी नदी सीमा रेखा निर्धारित करती है? प्रश्न क्या पूछा जा रहा है? प्रश्न ये कह रहा है कि जो मध्य प्रदेश है ना और राजस्थान है, इसके मध्य कौन सी नदी सीमा बनाती है या सीमा रेखा का निर्धारण करती है? ऑप्शन है चंबल, क्षिप्रा, बेतवा और वर्धा। तो इसका सही आंसर है ऑप्शन है चंबल। हम चारों ऑब्जेक्टिव के ऊपर भी बात करेंगे, इनसे क्या क्या प्रश्न बन सकते हैं। देखिए, अगर मैं बात करूं मध्य प्रदेश के, यहां पर ये उत्तर पश्चिम वाला क्षेत्र, ये वाला जो क्षेत्र है ना, यहां पर है राजस्थान राज्य और ये है मध्य प्रदेश वाला क्षेत्र। तो मध्य प्रदेश में यहां से निकलती है चंबल नदी और कुछ इस प्रकार से प्रवाहित होती हुई ये राजस्थान में प्रवेश करती है, और राजस्थान में प्रवेश कर ये मध्य प्रदेश के इन 3 जिलों से प्रभावित होती हुई निकलती है और आगे जाकर ये यमुना नदी में मिल जाती है। तो आप देखेंगे कि ये मध्य प्रदेश से निकलने के बाद राजस्थान में प्रवेश कर रही है, और राजस्थान में जैसे ही प्रवेश करती है तो यहाँ पर श्योपुर है, मुरैना है, भिंड, इन जिलों में पुनः प्रवेश करती है। तो आप एक बात देख पा रहे होंगे कि ये मध्य प्रदेश और राजस्थान दोनों जिलों में प्रभावित हो रही है, दोनों राज्यों में प्रभावित हो रही है। इसका मतलब क्या है? यही वह नदी है जो कि राजस्थान और मध्य प्रदेश की सीमा रेखा बनाती है। इस प्रकार से ऑप्शन ए आपका सही आंसर होगा चंबल। दूसरी बात करते हैं क्षिप्रा नदी। क्षिप्रा नदी को मालवा की गंगा के नाम से जानते हैं, और उज्जैन जहां पर हम सभी जानते हैं, यहाँ पर उज्जैन जो है, उज्जैन की अगर हम बात करें तो उज्जैन क्षिप्रा नदी के किनारे बसा हुआ है और क्षिप्रा नदी को मालवा की गंगा के नाम से भी जाना जाता है। अगली बात करते हैं बेतवा नदी। देखिए, ये जो बेतवा नदी है, बेतवा नदी बड़ी ही महत्वपूर्ण है एग्जाम के दृष्टिकोण से। कई बार एग्जाम में पूछा जाता है कि मध्य प्रदेश की गंगा किसे कहते हैं। विद्यार्थी जल्दबाजी में आंसर लगा देते हैं नर्मदा नदी, जो कि बिल्कुल गलत आंसर होगा। मध्य प्रदेश की गंगा बेतवा नदी को कहा जाता है। अगर बेतवा ऑप्शन में नहीं रहता तो उसका आंसर नर्मदा होगा। अगला है वर्धा नदी। वर्धा नदी की अगर मैं बात करूं तो मध्य प्रदेश में आप जैसे ही आगे की ओर बढ़ते हैं तो यहां पर एक जिला है जिसका नाम है बैतूल। बैतूल के मुल्ताई से निकलती है वर्धा नदी और ये कुछ इस प्रकार से दक्षिण की ओर प्रवाहित होती है। तो इससे संबंधित 2 बातें ध्यान रखना है। वर्धा नदी बैतूल के मुल्ताई से निकलती है और दक्षिण की ओर प्रवाहित होती है। चलिए अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। अगला प्रश्न है, कर्क रेखा को 2 बार विभाजित करने वाली नदी है, यानी ऐसी कौन सी नदी है जो कर्क रेखा को 2 बार काटती है? आप सभी के लिए बता दूं कि कर्क रेखा मध्य प्रदेश के 14 जिलों से होकर गुजरती है, उनके ऊपर हम बाद में बात करेंगे। अभी इसका आंसर देखते हैं। तो कर्क रेखा को 2 बार कौन सी नदी यहां पर विभाजित करती है, काटती है? उसका सही आंसर है ऑप्शन सी, माही नदी।
आप अगर मध्य प्रदेश के मानचित्र को देखे हैं सही से, जिन्होंने मानचित्र से अध्ययन किया है, तो आप मध्य प्रदेश को देखेंगे कि यहां पर एक जिला है धार, है ना। कर्क रेखा कुछ इस प्रकार से निकलती है। तो धार जिले से जैसे ही ये जो माही नदी है, माही नदी निकलती है और निकलने के बाद कुछ इस प्रकार से निकलती हुई आगे की ओर जाकर ये समुद्र में गिर जाती है, अरब सागर में गिर जाती है। तो यहां पर विशेष बात क्या है कि ये यहां से धार जिले से निकलती है और धार से निकलने के बाद एक बार कर्क रेखा ये निकल रही थी, इसे काट दी, फिर पुनः वापस लौटते समय एक बार और इसने कर्क रेखा को काट दिया। तो बड़ा महत्वपूर्ण प्रश्न है, कर्क रेखा को कौन सी नदी 2 बार विभाजित करती है, 2 बार काटती है? तो उसका सही आंसर है माही नदी। इसकी एक और विशेष बात है, ये नर्मदा और ताप्ती के साथ ही तीसरी ऐसी नदी है जो पश्चिम की ओर प्रवाहित होती है। आपने देखा होगा अधिकांश नदियां या तो पूर्व की ओर प्रवाहित होगी या उत्तर पूर्व की ओर, लेकिन नर्मदा और ताप्ती ऐसी नदी है जो कि पूर्व से पश्चिम की ओर प्रवाहित होती है। अगली है सिंध नदी की। अगर हम बात करें तो सिंध नदी, यहां पर एक जिला है जिसका नाम है, आप सभी ने बात यहां पर सुना होगा, विदिशा। विदिशा के सिरोंज जिले से निकलती है सिंध नदी, आप सभी को यह बात ध्यान रखना है। ताप्ती नदी हमने बात कर ही ली कि यहाँ पर जो बैतूल है, बैतूल के मुल्ताई से निकलती है ताप्ती नदी, और यहां से निकलने के बाद ये बुरहानपुर में प्रवेश कर, एक बात और ध्यान रखना है, ताप्ती से जिस प्रकार से चंबल राजस्थान और मध्य प्रदेश की सीमा बनाती थी, ठीक ऐसे ही ये जो ताप्ती नदी है ना, नीचे की ओर है महाराष्ट्र राज्य, तो ये महाराष्ट्र और मध्य प्रदेश की सीमा रेखा बनाती है। अगली है नर्मदा नदी। आप सभी जानते हैं नर्मदा नदी को मध्य प्रदेश की सबसे लंबी नदी है और मध्य प्रदेश के अमरकंटक अनूपपुर जिले से ये निकलती है। यहां पर है अनूपपुर जिला, अगर आप आगे की ओर मैप को देखेंगे तो यहां पर अनूपपुर जिला है, यहां से ये निकलती हुई आगे की ओर बढ़ती है और पूर्व से पश्चिम की ओर ये भ्रंश घाटी में बहती हुई अरब सागर में जाकर मिल जाती है। तो ये इससे संबंधित कुछ महत्वपूर्ण फैक्ट है, प्रश्न ऐसे ही बनते हैं। तो हमारा इसका सही आंसर क्या होगा? सही आंसर होगा माही नदी, जो कि कर्क रेखा को 2 बार काटती है। आगे की ओर देखते हैं, सही सुमेलित नहीं है। यहां पर इधर की ओर नदियों के नाम दिए गए हैं और आगे की ओर जहां से वो नदियां निकलती है उनके नाम दिए गए हैं। देखिए ताप्ती नदी, तो ताप्ती नदी बिल्कुल सही आंसर है। ताप्ती नदी मुल्ताई से ही निकलती है, हमने अभी देखा था कि यहां पर बैतूल के मुल्ताई से। नर्मदा अभी हमने बात की अमरकंटक से निकलती है, तो ये भी सही सुमेलित है। चंबल की अगर मैं बात करता हूं तो मैंने बात की इंदौर के जानापाव से ये निकलती है, इस प्रकार से चंबल भी सही है। बेतवा खरगोन से नहीं निकलती, बल्कि बेतवा रायसेन जिले के कुंभरा गांव से निकलती है, और इस प्रकार से इसका जो सही आंसर होगा ये होगा, क्योंकि यहां पर पूछा क्या गया है कि सही सुमेलित नहीं है, हमें वो आंसर बताना है जो सुमेलित नहीं है। तो सुमेलित बेतवा नहीं है, क्योंकि बेतवा रायसेन जिले से निकलती है, रायसेन के कुंभरा गांव से ये निकलती है और मध्य प्रदेश की गंगा के नाम से इसे जाना जाता है। तो प्यारे साथियों, आज की ये क्लास अगर सही लगी है तो चैनल को लाइक सब्सक्राइब जरूर करें और कमेंट करके बताएं कि कितने ऐसे आंसर्स थे जो आपको इसमें से पता थे। अगर पता थे तो कमेंट करके जरूर बताएं, और अगर ये सीरीज सही लगती है तो इसे हम कंटिन्यू कर सकते हैं। बहुत बहुत धन्यवाद।